हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका बीएस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एसएससी जीडी के सीरीज लेके आ रहे हैं, तो हमारी लगातार सीरीज चलती चली जा रहे हैं। आप लोगों से बिल्कुल बार बार निवेदन है, उसको आप देखें और देखते रहिए। देखिए, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है, हमारा अगला टेस्ट सीरीज है। इसमें सीरीज क्या नंबर है? पहले तो आपको वेलकम करते हैं, आपको वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। ठीक, चलो आज के हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं बेटा। हमारा अगला सवाल क्या है, अगली सीरीज क्या है? तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर पहला है। ये रिपीटेड सवाल है, आपको मैं बता रहा हूँ। जो जो रिपीटेड सवाल होगा उसको मैं ज़रूर बताऊँगा, ताकि आप उसको नोट करके लिख लें कि बार बार उसे आपको याद करने की ज़रूरत न पड़े। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? कैराग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? तो विधानमंडल को, विधानमंडल मतलब होता है विधानसभा या विधान परिषद, दोनों हो सकता है, इसलिए विधानमंडल बोला गया है। और यहाँ पर क्या लिखा है बेटा आपको? गवर्नर टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 173, 171, 176 और 175। तो एक बात बता दें, इसका सही जवाब हो जाएगा 176 हो जाएगा। 176 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 162 में क्या है बेटा? विधानसभा है, विधानसभा की बात करता है। ठीक है, और 169 में किसकी बात करता है? विधान परिषद की बात करता है। ये हमने आपको बताया था पहले भी। और 171 में किसकी बात करता है? जो विधान परिषद है वो राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, वो 71 होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 176 हो जाएगा कि विशेष संबोधन का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से हमारा जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। द आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई थी? तो भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो बताइए जरा एक बार, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। एक बार बता देते हैं आपको, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इसमें हरा दिया था। ठीक है, इंग्लैंड ने क्या किया था? इसमें पाकिस्तान को हरा दिया था। ठीक, एक बात को देखना। और जो T20 विश्व कप होता है वो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। वर्ल्ड कप जो होता है वो क्या होता है? 4 साल में आयोजित होता है। आईसीसी 2020 जो है 2 साल में आयोजित होता है। और ये 2022 की बात कर रहा है, तो उसमें इंग्लैंड क्या है? विजेता टीम थी। पाकिस्तान क्या थे? उप विजेता टीम थे। तो इस तरीके से इसकी मेजबानी करने वाला देश कौन सा था? वो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इनको देख रहे हैं, कौन है? तो ये कह रहा है को जून 2023 में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख, जिसको रॉ बोलते हैं आप लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं? रॉ रिसर्च एनालिसिस एंड विंग होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। मतलब देश के बाहर अगर कोई मतलब जानकारी लेना है, खुफिया जानकारी लेना है, तो उसके बारे में कौन काम करती है? रॉ काम करती है। भारत में अगर कोई काम करते हैं तो आईबी है, देश के अंदर आईबी है, और सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि इसमें और जो देश हैं उनमें कौन कौन से देशों में कौन कौन सी खुफिया एजेंसी काम करती हैं। तो ये कह रहा है कि किसको इसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये हमारा सवाल है। तो अनिल धसमान, रवि सिन्हा, आलोक जोशी और सामंत गोयल। तो ये है बेटा रवि सिन्हा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रवि सिन्हा को जून 2023 में भारत के रिसर्च एनालिसिस एंड विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है बेटा? इसकी स्थापना होती है सितंबर 1968 में। इस तरीके से ये फाउंडेशन कब होता है? 1968 में होता है।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है तैराकी में निम्न नियम विरुद्ध प्रारंभ के लिए कितनी चेतावनियां होती हैं? इन स्विमिंग हाउ मेनी वार्निंग्स आर गिवन फॉर फॉल्स स्टार्ट? अगर मान लीजिए आप गलत तरीके से तैराकी में शुरुआत करते हैं तो आपको वार्निंग कितनी दी जाती है? तो इसका ऑप्शन है 4, 2, 0 और 6। तो एक बात बता दें, इसमें कोई वार्निंग नहीं होती है, चेतावनियाँ क्या होती हैं? 0 होती हैं। देखो ये सारे तैराक हैं, अरे सारे तैराक अपनी जगह से तैरना शुरू करते हैं और लास्ट में पहुंचते हैं और यहाँ पर देखिए इनका टाइमर लगा हुआ है, टाइम नोट किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ नियम भी हैं। नियम ये हैं कि अगर जैसे एक तैराक है दूसरे तैराक को अगर रोकने का प्रयास करता है या कोई व्यवधान पैदा करने का प्रयास करता है तो उस खिलाड़ी को, उस प्रतियोगी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये कुछ रूल हैं। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल है कि ये जो प्रतियोगी हैं, जो तैरने वाले हैं, अपने सारे कोई डंडा वगैरह नहीं ले सकते हैं, कोई जैकेट वगैरह नहीं पहन के ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री स्टाइल में आपको क्या करना है? स्विमिंग करना है। हाँ, एक ये हो सकता है कि मान लो अगर ये तैरते समय इनके शरीर में कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, इनको लगा कि ब्लड प्रेशर, कुछ भी दिक्कत आ सकती है तैरने में, तो ये रुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं फर्श पर, लेकिन खड़े होके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो सतह होता है, फर्श होता है, उस पर खड़े होने का भी है, तो उसमें वो डिसक्वालीफाई नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ जनरल रूल हैं। तो आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, जो अमेरिका के हैं, सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले वो खिलाड़ी हैं। उनका संबंध किससे है? तैराकी से है, ठीक है। चलते बेटा अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ये कह रहा हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब घोषित किया गया था, उसका समय क्या है? तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं और बहुत बार रिपीटेड सवाल है। 1 से 2 सवाल योजना से जरूर आता है, हर बार आता है, हर सेट में आता है। तो एक बार अगर आप उसे पूरा याद कर लेंगे, किस मॉडल पे है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1951 से 1956, ठीक है। 56 से 61 ये दूसरी वाली है, दूसरी योजना का समय है। 66 से 69 जो है ये चौथी वाली है, जो बीच में 4 साल के लिए होना था, 5 साल के लिए, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उस समय सूखा पड़ गया था देश में और भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध होता है। उस केस में क्या होता है, इस योजना को रोक दिया जाता है। तो पहली पंचवर्षीय हो गया ये 1961-66। ये बेटा क्या है? ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस पर आधारित है बेटा? वह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, इस बात को ध्यान रखने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ होता है, सुई तक नहीं बनती है, तो पहले हम खाने की व्यवस्था करें। खाने की व्यवस्था किससे होगी? कृषि से होगी। तो कृषि करना मतलब फसल पैदा करना, भोजन प्राप्त करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। उद्योग का तो इसके बाद आता है, उद्योग धंधे का विकास उस दूसरी पंचवर्षीय योजना में आता है। पहले में किस पर ध्यान दिया गया? सिर्फ कृषि पर दिया गया, या कृषि से संबंधित जितने भी उसके घटक हैं वो उस पर ध्यान दिया गया ताकि भरपूर भोजन मिल सके देशवासियों को, ठीक है। तो कृषि इसका क्या हो जाएगा? प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाइयों की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो बेटा ये 1.3%, 2.3, 3.3, 0.3%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 2.3। सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं आपके? सबसे पहले नंबर पे हिंदू आते हैं, दूसरे नंबर पर मुस्लिम आते हैं, तीसरे नंबर पर ईसाई, चौथे नंबर पर सिख, फिर जैन, फिर बौद्ध। इस तरीके से जनसंख्या का क्या है? क्रम है और परसेंटेज है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में कौन से पाए जाते हैं बेटा? हिंदू हैं,
जिनका परसेंटेज कितना है 79.80% है। ठीक है, इतने परसेंट के साथ ये पहले नंबर पे है। ये रिपीटेड सवाल है, आप पिछले वीडियो वाला देखेंगे, पीछे का वीडियो देखेंगे तो मैं सबका मैंने बता रखा है, ईसाई का, सिख का, जैन का, बौद्ध का, सबका बता रखा है। ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो नई विदेश नीति 31 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थे और 2023 से लागू हुआ। तो ये कब से लागू हुआ है ये हमसे पूछ रहा है। तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई और 1 जून। तो तो ये बेटा 31 मार्च इसका क्या होता है, लास्ट होता है, विदेश नीति है। और 1 अप्रैल क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2023 से क्या हो जाता है, ये योजना क्या हो जाती है, लागू हो जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा विदेश से संबंध है, आयात निर्यात, उस पर क्या करना है, नियंत्रण रखना है और निर्यात को बढ़ावा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाना है भारत में और अपने प्रोडक्ट या अपने उत्पाद को दूसरे देशों में क्या करना है, उसका निर्यात करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है बेटा अपर्णा पोपट निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं। तो ये अपर्णा पोपट हैं। ठीक है, देख रहे हैं इनका संबंध किससे है, तो एक बार बताइए सारे लोग। तो इनका संबंध बेटा किससे है, बैडमिंटन से। और एक बार और बता दें, 1997 से लेकर 2006 तक ये लगातार 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन है। लगातार 9 बार क्या है, राष्ट्रीय चैंपियन है बैडमिंटन में। इसलिए इनका नाम क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है। ठीक, तो अपर्णा पोपट का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है, जो कि 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन है, सीनियर में, जूनियर में नहीं। ठीक है, चलो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया है। मतलब किस साल को सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र समय समय पर जो है अपना वर्ष घोषित करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा 2023 या 2024 में, 2023 जो था वो किसके लिए था, बाजरा वर्ष। आपको याद होगा कि बाजरा वर्ष के लिए था। याद है आपको, नहीं याद है, कोई बात नहीं। देखो इधर, तो 2003 जो है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण के रूप में घोषित किया गया है। 2023 किसके लिए था, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था। देखा होगा बहुत जगह जगह पर होर्डिंग बैनर भारत में भी लगाए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। या आप लिख दीजिए इंटरनेशनल बार्ले ईयर, बार्ले ईयर बोलते हैं, या इसको मिलेट बोल देते हैं, मिलेट कहना ज़्यादा ठीक होगा। मिलेट ईयर 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बोला जाता है। ठीक है, बाजरा आप सारे लोग जानते होंगे। बाजरा एक मोटा अनाज होता है और सबसे पौष्टिक अनाज है। सबसे पौष्टिक अनाज या दाने में कौन सा दाना आता है, बाजरा आता है। बाजरे के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, बाजरे का उत्पादन करने वाला सबसे प्रथम राज्य कौन है, जो कि है राजस्थान। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और 2025 जो है किसके लिए है, 2025 जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर, जो हमारे जो है बर्फ़ हैं, बर्फ़ की चट्टानें हैं, उसको संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसलिए 2025 जो आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है।
तो इस तरीके से हमारा जवाब क्या हो जाएगा, वर्ष 2023। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। आप इनका फोटो तो जानते होंगे, जो फोटो में बने हुए शख्स हैं बहुत बड़े महान विभूति हैं हमारे देश के, जिनको बोलते हैं AR रहमान। क्या बोलते हैं, AR रहमान। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए व्यापक रूप से मोजार्ट ऑफ द मद्रास का उपनाम मिलेगा या मिला? तो एक आप बता दें, AR रहमान भारत के लिए 2 ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय हैं, और उनकी फिल्म का नाम क्या था? फिल्म का नाम था स्लम डॉग। क्या नाम था बेटा? स्लम डॉग मिलेनियर। स्लम डॉग मिलेनियर आपने नहीं देखा है तो देखना उसको, बहुत अच्छी मूवी है ये स्लम डॉग मिलेनियर। और इसमें एक गाना था जय हो, तो जय हो के लिए इनको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि मोजार्ट ऑफ द मद्रास का उपनाम किस भारतीय संगीतकार को मिला है? तो वो हो जाएगा बेटा AR रहमान। और ये फिल्में किस में करते हैं? तो एक बेटा हो गया तमिल भाषा, एक तो तमिल है, दूसरा कौन है? हिंदी है। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं, तो स्लम डॉग मिलेनियर अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखना ज़रूर, आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेगी, ठीक है। मतलब झोपड़ी पट्टी की कहानी उसमें दिखाई गई है कि कैसा बच्चा आगे धीरे धीरे बढ़ता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक। चलो, वर्ष 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू नहीं की गई है? तो देख लो बेटा, ये जो आपका है समग्र मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मिशन किसके लिए है? संपूर्ण टीकाकरण के लिए है, ध्यान देना। मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है? संपूर्ण टीकाकरण है। टीकाकरण के बारे में ये योजना चालू की गई थी बहुत पहले 2014 में। उसके बाद फिर मिशन इंद्रधनुष 2 आया, फिर मिशन इंद्रधनुष 3 आ गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें आप देखते होंगे मेडिकल स्टोर के पास जाते होंगे तो जेनरिक दवाइयाँ, बहुत सस्ती दवाई, मोदी जी का फोटो बना रहता है उसमें, और उसमें लिखा रहता है सबसे सस्ती दवाइयाँ 50 से 90% की छूट। तो मतलब इतनी सस्ती दवाई देने का जो योजना है वो इसी के अंतर्गत आता है। और प्रत्येक जो गरीब परिवार हैं, प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपए तक जो है इलाज के लिए पैसा मिलता है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ये भी नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना नहीं शुरू की गई है? तो ये तीनों योजनाएं शुरू की गई हैं। ये मध्याह्न जो भोजन है, मध्याह्न भोजन जिसे आप मिड डे मील कहते हैं, क्या कहते हैं? शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं? MDM कहते हैं। M से हो गया मिड, D से हो गया डे, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में देखते हैं दोपहर में खाना मिलता है। तो ये बेटा केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है। कब शुरू की गई थी एक बार बताएं सारे लोग, ये योजना की शुरुआत कब होती है? इस योजना की शुरुआत बेटा 1995 में होती है। और इस योजना को शुरू करने का श्रेय किसको है? केंद्र सरकार को है, भारत सरकार को है। लेकिन राज्य सरकार इसमें क्या करती है? थोड़ा बहुत मदद करती है। जैसे मान लो माल जो है ट्रक से गया, अब यूपी में गया, राजस्थान में गया, तो फिर वहाँ से माल ट्रक के द्वारा किसी ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से फिर जो है छोटे एरिया में जाएगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर वहाँ तक जो आने का ट्रांसपोर्ट का, यातायात का, गाड़ी घोड़ा का जो खर्चा होता है वो राज्य सरकार वहन करती है। बाकी जो सारा खर्चा है वो केंद्र सरकार इसमें पूरा करती है। तो केंद्र सरकार द्वारा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये योजना नहीं शुरू की गई है। तो इस तरीके से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलो, ये है हमारा क्या? खिलाफत आंदोलन, जिसे बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 के बीच। अब ये कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है ये देखो,
इसमें देखो फोटो बना हुआ है, ये शौकत अली हैं, ये मोहम्मद अली, नाम भी इसमें दिया हुआ है। भारतीय मुसलमानों ने के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय था। वो अली बंधु कौन है? तो मोहम्मद अली और सैयद अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, फिरोज़ अली और शौकत अली नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मोहम्मद अली और शौकत अली, यही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? वो लखनऊ से होती है। कहाँ से? लखनऊ से। और आपको बता दें कि जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत है वो हुई क्यों थी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि जो तुर्की देश है उस पर हम कोई अटैक या आक्रमण नहीं करेंगे, और जो वहाँ के जो खलीफा है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ के मुस्लिम क्या किए, उस युद्ध में इंग्लैंड का साथ दिया। जब वो युद्ध जीत गए तो जीतने के बाद उन्होंने तुर्की के साथ धोखा किया और जो खलीफा का पद है उन्होंने कहा ख़त्म कर देंगे। तो उसी के विरोध में भारत में जो मुसलमान थे उन्होंने क्या कर दिया, उनका खिलाफत शुरू कर दिया, उनके खिलाफ हो गए। ठीक है, तो खिलाफ हो गए मतलब कि आप हमने हमारे साथ दगाबाजी किया, धोखा दिया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, खिलाफत बोलते हैं। समझ में आई बात? तो खिलाफत का मतलब यही होता है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या हो गए, वो खिलाफ हो गए। और उसमें जो प्रमुख नेता थे उन प्रमुख नेता का नाम क्या है, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि कहाँ से शुरू किया जाता है कार्यक्रम, 1919 लखनऊ से शुरू होता है। तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सारे लोग एक बार इसको देखते रहो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब अपने आप को इतना योग्य बनाओ, इतना बुलंद बनाओ कि खुदा आपसे क्या करे, पूछे बताओ बेटा आपको क्या चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब 100% में शहर में रहने वाले कितना है, गांव में रहने वाले कितना है। तो हमें शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो वो है बेटा 31.2%। इसका मतलब अगर 100 में से हम 31.2 क्या करें, घटा दें, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, यहाँ बजे 9 में से 3 गए 7। हाँ, तो 78% जो जनसंख्या है वो भारत के गांव में रहती है। कहाँ रहती है बेटा? गांव में रहती है। नहीं, 9 में से 3 गए 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 68.8% जो है हमारे देश में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, तो आप एक बार बताओ सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उसका जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा जो है क्या है, गोवा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। शहरी जनसंख्या वाला राज्य, शहरी जनसंख्या वाला, ये ऐसे फैक्ट में पूछा जाता है, संख्या वाला राज्य है गोवा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोवा। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य, शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो वो है बेटा हमारा क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। हिमालय नहीं बेटा, हिमाचल। हिमाचल लिख दो आप ऐसे, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या क्या है, गांव में रहने वाले, गांवों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में है, हिमाचल प्रदेश। और शहरों में रहने वाली जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो है गोवा। ठीक, चलो, तो हमारा
पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है इनको देख रहे हैं आप। ये कह रहा कनक रेले मतलब निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम के दिग्गज थी जिनकी फरवरी 2023 में मृत्यु हो गई। तो कनक रेले, इनका नाम है पूरा कनक रेले। कनक रेले हैं जो कि इनका संबंध किससे है, मोहिनीअट्टम से है। तो ये बहुत व्याख्यात या बहुत सुप्रसिद्ध नृत्यांगना थे। चूँकि मोहिनीअट्टम क्या है, एक प्रकार का नृत्य है बेटा। आप बता सकते हैं किस राज्य से है, तो इसका संबंध किससे है, केरल से है। ठीक है, तो केरल से मोहिनीअट्टम का संबंध है। ये भी रिपीटेड सवाल है, मैं आपको बता चुका हूँ। आप बार बार उसी चीज़ को फिर क्या करेंगे, कहेंगे तो सही नहीं है। ठीक है, ये सारे सवाल जितने आ रहे हैं अब आपको सारे रिपीटेड हैं, चूँकि हम सेट नंबर 33 पर पहुँच गए हैं। अब आपको ज़्यादातर जो सवाल मिलेंगे करंट अफेयर को छोड़कर, बाकी जो जीके वाले सवाल वो सब रिपीटेड सवाल मिलेंगे। ठीक है, एक दो सवाल को छोड़कर बाकी उसी के आसपास ये सवाल घूमता रहेगा। ठीक है, चल यक्षगान का संबंध, यक्षगान बेटा कर्नाटक से संबंध है, याद रखना है। ओडिशा से क्या है, ओडिसी है, ये आपको पता है। ओडिसी कितनी बार कर चुके हैं। तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये याद रखना है आपको, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो यक्षगान का संबंध, ये यक्षगान के क्या है, सब नृत्य है, ये इसके कलाकार हैं ये। तो जो हमारे यहाँ महाभारत और रामायण है उससे संबंधित जो उसमें क्रियाकलाप है उससे संबंधित ये इसमें नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक से इसका संबंध है। अगले हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसकी रचना का श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्व, 18 पुस्तकों, इसमें 1 लाख छंद है। तो किसकी बात कर रहा है, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या अर्थशास्त्र। तो एक बार बताइए वेद व्यास ने किसकी रचना किया है किसकी रचना किया है। तो वो हो जाएगा जवाब हमारा बेटा, क्या हो जाएगा, महाभारत। रामायण की रचना किसने किया है, तो वाल्मीकि ने किया है। ठीक है, वाल्मीकि ने किया है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है, तो वो है कौटिल्य। कौटिल्य को आपको पता है कि ये क्या है, एक राजनीति शास्त्र पर लिखने वाली पुस्तक है ये, अर्थशास्त्र, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं। इनका नाम क्या है, कौटिल्य का नाम क्या है, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने क्या बनाया था, पाटलिपुत्र का राजा बनाया था। घनानंद को मारकर उनको खत्म कर, नंद वंश को विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, चाणक्य या कौटिल्य। उसके प्रथम शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपका बैसाखी है, रिपीटेड सवाल है। बैसाखी देखो, फसल के कटने पर, ये गेहूं की फसल है, यहाँ पर बैसाखी त्यौहार मनाया जा रहा है, धूमधाम से लोग नाचते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैसाखी त्यौहार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो है त्यौहार मनाया जाता है। अब यहाँ ऑप्शन में पंजाब नहीं है, तो इसलिए हमारा जवाब क्या होगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है, आपको बता देते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ। मौलिक अधिकार, ये भी क्या है ये भी जो है हमारा क्या, रिपीटेड सवाल है, बार बार बोलते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्सेंट रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बीच में है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक उपचार जो है आर्टिकल 32 में है, ये 32 में चर्चा की गई है इसके। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये कहाँ है, ये 29 और 30 आर्टिकल में है।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 के बीच में है। तो इस तरीके से सारे अनुच्छेद हो गए और भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो हमारे कितने फंडामेंटल राइट है बेटा? उनकी संख्या 6 है। पहले 7 थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटा करके, रिमूव करके कहाँ जोड़ दिया गया? 300A में जोड़ दिया गया, जो कि अब क्या है? एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है। तो इस तरीके से अब जो है फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है बेटा? तो वो 6 है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 हमने सारे आर्टिकल भी लिख दिए सबके। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11, पहले 10 थी, बाद में क्या हो गए? 11 हो गए। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य होगा। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलो अगले सवाल में बात करते हैं। ये आप देख रहे होंगे क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगर जब पिघलता है तो इसमें धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो जिसको बोला जाता है ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस का शुष्क बर्फ बोलते हैं। आप सारे लोग जानते होंगे, देखते ही क्या है इसका आंसर दे दोगे। ये तो सामान्य सी बात है। ठीक है, सफ़ेद बर्फ नहीं बोलते हैं, सफ़ेद बर्फ नहीं है। चलो आज का हमारा सबसे आखिरी सवाल है। जून 2023 में जनार्दन प्रसाद को का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो जनार्दन मिश्रा को कौन सा विभाग दिया गया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये खनन मंत्रालय द्वारा ये विभाग काम करता है, जिसको बोलते हैं JSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम? JSI बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को। और ये GSI किसके अंतर्गत काम करता है बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग, खनन मंत्रालय द्वारा खनन विभाग के ये अंडर में काम करता है। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे 20 सवाल हो गए। आप सारे लोग इसमें बताइए कि आपके ने स्कोर कितना किया है, फिर हम बेटा इसको लेके चलते हैं। तब तक के लिए सारे लोगों को एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।